गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब कल तक जो पढ़े थे उसी सिलसिला को या उसी सीरीज को अब फिर आगे करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ बता हुआ है लेटर मौर्य पीरियड का, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा गुप्ता पीरियड। समझ रहे हैं ना? अब देखिए पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए क्या है, लेटर मौर्य फेज जो बचा हुआ है उसी का, उसमें रिलीजन कैसा था, धर्म कैसा था। अब देखिए आगे क्या है इसमें। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, ये तीनों धर्म थे, उस समय प्रचलित धर्म थे। कौन कौन सा देख लीजिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, हर एक के बारे में ये करना है। अब देखते हैं, ये देखिए इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्धि सत्व की संकल्पना उभरी, मतलब बौद्धि सत्व की संकल्पना इसी काल में उभरी थी। अब दूसरा क्या है कि बुद्धा जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मतलब क्या, जो निर्वाण को प्राप्ति हो गया। अब उसके बाद क्या है इसमें है, व्यक्तिगत निर्वाण पर जोर दिया गया, व्यक्तिगत लोग कैसे निर्वाण करते हैं उस पर जोर दिया गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए आगे, आगे क्या है, बोधिसत्व में क्या क्या है। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निर्माण प्राप्त हो गया हो और वह क्या है, दूसरों को निर्वाण प्राप्ति में क्या हो, लगा हो। मतलब क्या, सामूहिक निर्वाण पर जोर, मतलब कि सामूहिक निर्वाण करने पर जोर देता है। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब ये क्या है देखिए, अब देखिए काउंसिल जो हुआ था ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगीति, आपको बताए थे ना, पहला कहाँ हुआ था, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें है हीनयान और महायान शाखा में ये बट गया था। अब वही देख रहे हैं कि महायान शाखा में क्या है, बोधिसत्व की कल्पना, जो पीछे बताए हैं, सामूहिक निर्वाण पर जोर, और क्या है, गॉड को माना और मूर्ति पूजा को भी मारा। महायान शाखा जो है ईश्वर को भी मानते हैं और क्या है, मूर्ति पूजा पर भी जोर देते हैं। ये उदार और लिबरल थे और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था, मतलब महायान शाखा का प्रभाव ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो लिबरल थे। जो ऑर्थोडॉक्स नेचर के होंगे उसका तो प्रचार ज्यादा नहीं होगा ना, लेकिन महायान वाले लिबरल थे, इसलिए क्या था, इनका प्रभाव ज्यादा था। अब क्या है, ये बोधिसत्व की संकल्पना को नहीं मानते, हीनयान शाखा वाले बोधिसत्व की संकल्पना को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब देखिए क्या है, ये व्यक्तिगत निर्वाण पर जोर देते और बुद्ध को ये महापुरुष माने, मतलब हीनयान शाखा वाले बुद्ध को क्या माने, महापुरुष। अब क्या है, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। ये ऑर्थोडॉक्स नेचर के होते, रूढ़िवादी, और विदेशी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं था इस पर। मतलब क्या, इस पर विदेशी प्रभाव भी था, इस पर विदेशी, महायान में विदेशी प्रभाव था लेकिन इस पर विदेशी प्रभाव नहीं था, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब क्या, रूढ़िवादी, आडंबरपूर्ण था इनका महायान, हीनयान का, और महायान लिबरल था। क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आइए जैन धर्म। अब देखिए जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में सुधार के प्रयास किए गए इसी काल में, लेटर मौर्य काल में। उत्तर मौर्य काल में क्या हो गया कि जैन धर्म में सुधार किए गए और जैन तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण किया गया। मतलब जो जो जैन तीर्थंकर थे ना, उनकी मूर्ति का भी निर्माण किया गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए जैन धर्म में विस्तार का प्रयास किया गया। देख लीजिए क्या है, सुधार भी किया गया, मूर्ति का भी निर्माण किया गया और इसका विस्तार भी करने का प्रयास किया गया। मतलब इस पीरियड में जैन धर्म में सुधार भी हुआ, मूर्ति का निर्माण भी हुआ और इसमें विस्तार करने का भी एक योजना लाया गया। अब देखिए आगे क्या है, ब्राह्मण धर्म। बौद्ध धर्म पढ़ लिए, जैन धर्म पढ़ लिए, इस काल में अब ब्राह्मण का पुनरुत्थान हुआ, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया गया, सुधार किया गया उसमें। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या है, भागवत धर्म का, वैष्णव या भागवत धर्म का उदय हुआ और ब्राह्मण धर्म में जो रूल्स या रेगुलेशन थे उसको लिबरल बनाया गया। मतलब उस धर्म में जो कानून थे उसको क्या किया गया, लिबरल बनाया गया। मतलब क्या, उदार बनाया गया, जिससे सब लोग उसमें क्या हो सकें, शामिल हो सकें। शूद्रों और ट्राइब्स का धार्मिक व्यवस्था में एकीकरण किया गया। मतलब क्या, शूद्र और जनजाति जो लोग थे उनको क्या किया गया, एकीकरण किया गया, यूनाइट किया गया, किसमें, धर्म में। अब देखिए क्या है,
शूद्रों को एकीकरण के लिए एलीट क्लास के गॉड विष्णु और लोअर क्लास के गॉड को क्या माना गया? नारायण। जो अपर क्लास के लोग थे उसके भगवान विष्णु थे और लोअर क्लास के लोग के कौन थे? नारायण। इसमें क्या है देखिए, कर्म कांड के जगह पर किसका जोड़ दिया गया? भक्ति। कर्म कांड के जगह पर किसका जोड़ दिया गया? उत्तर मौर्य काल में भक्ति पर जोड़ दिया गया। ये सारे पॉइंट्स स्ट्राइक करने वाले होते हैं, यही सब एग्जाम्स में पूछता है। देख लीजिए, ये देखिए भक्ति पर जोड़ दिया गया और एलिट क्लास का गॉड विष्णु और लोअर क्लास का गॉड कौन था? देख लीजिए नारायण। क्लियर है? अब देखिए आगे, आगे क्या है? लेटर मौर्य फेज में सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बाकी चीज पढ़ते पढ़ते हम कहां पर आ गए? लेटर मौर्य पीरियड के समाज में। समाज में कैसे लोग रहते थे उन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। एक बार आप देखिए, वर्ण या जाति व्यवस्था था, बिल्कुल था। विदेशी के आक्रमण के कारण हाइब्रिडाइजेशन हो गया, संकरण हो गया, समझ रहे हैं ना? प्रसंस्करण, हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे ना? संकर नस्ल का मक्का का उत्पादन होता है, हर एक चीज का मतलब दो अलग अलग विदेशी लोग आए, अलग अलग समुदाय के लोग शादी किए तो क्या हो गया? यहाँ के लोगों में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, संकरण हुआ। दलितों की सिचुएशन पहले से बेहतर हुई, ये तो अच्छी बात है ना। जो लोअर क्लास के लोग थे उनकी स्थिति पहले से क्या हो गई? अच्छी हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे, महिलाओं की स्थिति भी में भी सुधार हुआ, वाह बहुत अच्छी बात है। जनजातियों का सामाजिक एकीकरण हुआ, सोशल इंटीग्रेशन, महिला की स्थिति में सुधार हुआ, दलितों की स्थिति में सुधार हुआ, जनजाति का क्या हुआ? सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण हुआ। अब देखिए आगे क्या है, अब आ गए कहां? बोले थे ना कि आज गुप्ता स्टार्ट होगा और हो गया। अब गुप्त काल में किस किस चीज से किन किन लोगों की जानकारी मिलती है, कौन सा साहित्यिक साक्ष्य है या कौन पुरातात्विक है, उन चीजों से हम कैसे गुप्ता काल को पढ़ेंगे, एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, साहित्यिक साक्ष्य लिटरेचर और पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, कालिदास, नाम सुने होइएगा, नदी को पार कर गए थे, किसके याद में? अपने मैडम के याद में। अब देखिए क्या है, ये थे विक्रम वंशीय, ये जो लिखे हैं ना इनका रचना जो है विक्रम वंशीय कालिदास का, मालविका अग्निमित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसीलिए देखिए आगे क्या है, रघुवंशम भी है उन्हीं का, कालिदास का। और दूसरा क्या है, कुमार संभवम, किसका है? कालिदास का। मेघदूत किसका रचना है? कालिदास का। ऋतु संहार किसका है? कालिदास का। और वात्सायन का कौन है? शूद्रक। वात्सायन के रचनाकार कौन थे? शूद्रक। कामसूत्र के कौन थे? तो बताइए, मिर्च कटिकम। और क्या? विशाख दत्त। किस कौन चीज लिखे? तो मुद्रा राक्षस। आर्यभट्टियम कौन लिखे? तो आर्यभट्ट। देखना है ना, गुप्त काल की जानकारी, मतलब गोल्डन काल, स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्त काल को। इतने बड़े बड़े कवि, इतनी सारी रचना की उन्होंने, इन्हीं सब चीज से हम गुप्त काल के बारे में जानकारी लेते हैं। ये साहित्यिक साक्ष्य हैं। अब होगा क्या, पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन है जिससे हमको गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए उसमें आगे बुक है, इसमें देख लीजिए, वराहमिहिर। वराहमिहिर जो लिखे थे वो कौन सा बुक लिखे थे? बृहद संहिता, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत वीवीआई है, ये पॉइंट बहुत वीवीआई है। क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी किसको बोला जाता है? बृहद संहिता को। रामायण कौन लिखे थे? महर्षि वाल्मीकि। 7 कांड है। कितना कांड है इसमें? रामायण में 7 कांड है। और महाभारत में कितना है? वेद व्यास लिखे हैं और 18 पर्व है और 1 लाख श्लोक है। कितना श्लोक है? 1 लाख श्लोक है। क्लियर? इन सारे रचनाओं से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अब देखिए, और क्या है? पुराण, लोमहर्ष और उग्र सर्वा। और कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं।
गुप्त पुराणों का अंतिम संकलन गुप्त काल में किया गया था। पुराण का अंतिम संकलन किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अब पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये इसका तो नाम आप लोग बार बार सुने होइएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख प्रयागराज में है, और एरन अभिलेख सागर एमपी में है। दशावतार मंदिर कहां पर है? देवगढ़ झांसी में है। देवगढ़ कहां पर है? झांसी में। इन जगहों से हमको क्या जानकारी मिलता है? गुप्ता काल के बारे में। ये बहुत ही अच्छा काल, स्वर्ण युग बोला जाता है, गोल्डन इरा बोला जाता है। किसको? गुप्त काल को, इंडियन हिस्ट्री का। इसमें स्थापत्य कला का विकास, मंदिर निर्माण इस काल में बहुत ज्यादा हुआ था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन इरा, स्वर्ण युग। अब देखिए आगे क्या है, कौन कौन से राजा हुए। तो पहले राजा थे श्रीगुप्त, ये फाउंडर थे किसके? गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्त काल के। अब दूसरा उपाधि इनको कौन सा मिला था? आदिराज। ये सब वीवीआई पॉइंट है। अब देखिए आगे क्या है, घटोत्कच। दूसरे राजा कौन थे? घटोत्कच। और ये किसके बेटे थे? तो श्रीगुप्त के। क्लियर? गुप्त काल अब स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से समझिए और सुनिए। अब दूसरा क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम। इसी को रियल फाउंडर ऑफ क्या बोला जाता है? गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम, और ये 319 एडी में गद्दी पर बैठा। मतलब 319 ईस्वी में कहां बैठा? गद्दी पर बैठा। और क्या है, और यहीं से ये किसका शुरुआत किया? गुप्त संवत। ये वीवीआई पॉइंट है। गुप्त संवत का शुरुआत कब हुआ? 319 एडी में। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। क्लियर? अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। कैपिटल इसकी क्या थी? राजधानी पाटलिपुत्रा। और ये किस चीज का उपाधि लिए? तो महाराजा धीराज की उपाधि। अब देखिए क्या है, ये लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, इससे इनका विवाह हुआ। कहां है? वैशाली में। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है, इसने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के कौन चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त शासक। और सर्वाधिक, और क्या है, शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए थे? तो कुषाण शासक चलाए थे। आप लोगों को पहले बताए हुए है ना, एक बार और देख लीजिएगा उसको। अब आगे देखते हैं क्या है, समुद्रगुप्त। ये देखिए, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब क्या? भारत का नेपोलियन। कोई दिक्कत नहीं है। अब समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, ये किसके द्वारा निर्मित है? हरिसेन के द्वारा। इसमें क्या है? समुद्रगुप्त के विजय गाथा का वर्णन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें समुद्रगुप्त के विजय गाथा का वर्णन है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए आगे, ये क्या है, इनका विजय अभियान क्या क्या था। ये देखिए क्या है, उत्तर भारत के 9 राजा को जीता था, 9 राज्य को अपने में मिला लिया था। और क्या, अब आगे देखिए, दक्षिण के 12 राजाओं को हराया। इसलिए क्या बोला जाता है? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। क्लियर? अब देखिए, राजमहल की पहाड़ी से जबलपुर तक ये थे, आरण्यक या राजाओं को हराया। मतलब कि राजमहल से लेकर कहां तक? मध्य प्रदेश के जितने भी राजा थे सबको समुद्रगुप्त हरा दिया था। ये बहुत पराक्रमी शासक था। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब क्या है, सीमावर्ती राज्यों के लिए अलग अलग नीति बनाया था। मतलब कि ये एक नीति पे नहीं चलता था, हर एक के लिए अलग अलग नीति बनाता था। अब उसी के लिए क्या है, उनका नाम क्या है? सर्व कर दानाकरण और प्रणाम गमन, इनका ये उपाधि लिया था ये। अब देखिए, अब इसके बाद कौन आ जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त में क्या है, गुप्त शासकों में प्योर गोल्ड चलाया था, सबसे पहले प्योर गोल्ड चलाया। और इसके बाद क्या है, और ये वायलिन बजाते थे। समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? वायलिन। और इनको क्या कैसे दिखाया गया है पता है? कि ये बाघ को मारते हुए और अश्वमेध यज्ञ करते हुए इसको दिखाया गया है। समझ रहे हैं ना? ये अपने आप को, ये बहुत मेहनती थे, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हमेशा एग्रेसिव रहते थे, समाज का विस्तार ये हमेशा करना चाहते थे, और दिन रात उस पर ये लगे हुए भी रहते थे। अब दूसरा क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड, इसको पढ़िए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ना कोई विदेशी आएगा। इसको बोला जाता था विक्रमादित्य। इनको क्या बोला जाता था? इनका उपाधि क्या था? विक्रमादित्य। और ये उपाधि क्या है? इंडियन हिस्ट्री में कितने राजा को मिला है? तो 14 राजाओं को। विक्रमादित्य की उपाधि भारतीय इतिहास में कितने राजा को मिला है? 14 राजा को मिला है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट किंग क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, और लास्ट किंग चंद्रगुप्त द्वितीय, और लास्ट किंग क्या हो जाएंगे? हेमू। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या है आगे इसमें, इसने अपनी सेकेंड कैपिटल उज्जैनी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी क्या था? उज्जैनी। प्रथम पाटलिपुत्रा। अब देखिए क्या है, शक को ये पूरी तरह से खदेड़ कर भारत से भागा दिए। समझ है ना? शक शासक जो थे इसको पूर्णतः यहां से क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। अब क्या है, शक के हराने के उपलक्ष्य में जब ये शक को हरा दिए ना तो सिल्वर कॉइन चला दिए। समझ रहे हैं ना? मतलब जब हराया उसके बाद एक कॉइन चलाया जो कि चांदी का था। क्लियर? अब देखिए क्या है, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अब देखिए फाहियान का पूरा अर्थ क्या होता है, ये सब कहीं मिलेगा नहीं, ये सब वीवीआई पॉइंट है। ये देखिए फाहियान, फाह का मतलब होता है धर्म, और यान का मतलब होता है गुरु या आचार्य। मतलब धर्म आचार्य को क्या बोला जाएगा? फाहियान। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? चलिए आगे। आगे देखते हैं। मैं इनके दरबार में 9 योग्य व्यक्ति रहते थे जिन्हें नवरत्न बोला जाता था। इनके शासनकाल में 9 योग्य व्यक्ति रहते थे जिनको नवरत्न बोला जाता था। तो पहला कौन थे? धन्वंतरी, कालिदास, वराह मिहिर, अमर सिंह जैसे विद्वान इनके दरबार में रहते थे। इनकी नीति को बनाते थे, और राजा क्या करता है? नीति को लागू करता है। अब देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए कुमारगुप्त, इसके बाद क्या है? कुमारगुप्त। इनके बाद का जो शासक है कौन है? कुमारगुप्त। और इनको किस चीज का उपाधि दिया गया? महेंद्रादिब्य। और क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त शासक कौन किए? कुमारगुप्त। ये वीवीआई पॉइंट है, इसको याद कर लेना है। और ये क्या है? मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? वप्स मिट्टी के द्वारा। इसमें कुमारगुप्त के शासन का कंप्लीट वर्णन है। नालंदा यूनिवर्सिटी को ही बनाए। और क्या है? एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, जिसमें उनके सारे चीज जो किए हैं उनका वर्णन है। क्लियर? कुमारगुप्त के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए आगे क्या है, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन शासक आए? स्कंदगुप्त आए। और क्या है, और ये गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली राजा थे। गुप्त साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली राजा कौन? स्कंदगुप्त। क्या हुआ, इनके समय में पहली बार हून का अटैक हुआ और इन्होंने क्या कर दिया? विफल कर दिया। स्कंदगुप्त हून का जो आक्रमण हुआ ना उसको ये विफल कर दिए, मतलब अपने साम्राज्य को ये बचा लिए हूनों से। अब आगे क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन क्या है? सुदर्शन झील का वर्णन है। उसी सुदर्शन झील का मेंटेनेंस करवाए थे क्या? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या करवाए थे? मेंटेनेंस। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का क्या किया गया है? मेंटेनेंस। मतलब क्या, उसमें जो कमी था उसको सही किया गया। अब देखिए आगे क्या है, उसके बाद शासक हैं पुरुगुप्त और क्या है, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त। भानुगुप्त में क्या है, एरन अभिलेख सागर एमपी में पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। एरन अभिलेख में पहली बार सती प्रथा के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। ये कहां पर? ये वीवीआई पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स क्या है? वीवीआई पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है कि विष्णुगुप्त, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन? विष्णुगुप्त। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिए आगे क्या है। हाँ, अब ये सारे राजाओं के बारे में पढ़े तो उनकी द्वारा जो कलाकृति हुआ, समाज में क्या सुधार हुआ, राजनीति में क्या सुधार हुआ, हर चीज के बारे में पढ़ना है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि गुप्त काल में स्थापत्य कला कैसा था, टेम्पल कैसा था,
मंदिर कैसे थे, उनकी बनावट कैसे थे, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक बार देखिए तो आप लोग, तब तक हम पानी पी लेते हैं। देख लिए, पहली बार मंदिर निर्माण शुरू हुआ गुप्त काल में। गुप्त काल में क्या हुआ, पहली बार मंदिर निर्माण शुरू ही हुआ। ये वीवीआई पॉइंट है कि मंदिर निर्माण कब शुरू हुआ, तो गुप्त काल में हुआ। पहली बार मंदिर में गर्भगृह की शुरुआत हुई, ये भी वीवीआई पॉइंट है। गर्भगृह की शुरुआत कब हुई, तो गुप्त काल में हुई। अब देखिए क्या है, 4 फेज में हुआ, अलग अलग फेज में हुआ। तो पहला फेज क्या है, फर्स्ट फेज क्या है, देख लीजिए। मंदिरों में ऊंचा चबूतरा, मतलब पहले फेज में ये क्या किए कि मंदिर का चबूतरा क्या कर दिए, ऊंचा कर दिए। और गर्भगृह का शुरुआत किया। और किसका शुरुआत हो गया, गर्भगृह का शुरुआत हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, सांची एरन मध्य प्रदेश में है। ये दोनों जगह जब वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में, वहां पर चबूतरा ऊंचा किया गया, गर्भगृह का शुरुआत किया गया। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है, सेकेंड फेज में क्या बना, वो भी देख लेते हैं। परिक्रमा पथ का निर्माण, परिक्रमा पथ का निर्माण। और ये क्या है, पार्वती मंदिर उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में है, और शिव मंदिर मध्य प्रदेश में भी है। यही दोनों मंदिर सेकेंड फेज में क्या हुआ, परिक्रमा पथ का निर्माण किए गुप्त के द्वारा। अब आगे देखते हैं क्या है, तीसरा फेज, गर्भगृह के ऊपर छत और तोरण। तीसरा फेज में क्या हुआ, छत और तोरण। पहला फेज में चबूतरा को ऊंचा किया गया, दूसरा फेज में क्या किया गया, परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया, तीसरा फेज में क्या किया गया, छत एवं तोरण का निर्माण किया गया। ये दशावतार मंदिर झांसी यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है, दशावतार मंदिर झांसी में स्थित है। अब देखते हैं आगे, चौथा और अंतिम फेज, उस फेज में क्या है, अब क्या है, पिलर्स को ऊंचा उठाया गया। मतलब क्या, गर्भगृह के पिलर्स को क्या कर दिया गया, ऊंचा, और मंदिर के पिलर को क्या कर दिया गया, ऊंचा उठा दिया गया। और ये क्या है, राजगिरी टेम्पल, इसका उदाहरण क्या है, राजगिरी टेम्पल, राजगिरी मंदिर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखते हैं आगे, और उम्मीद है कि कोई दिक्कत भी नहीं होगा। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी में मूर्ति कला, स्टेच्यू आर्ट कैसा था, पेंटिंग कैसा था, इन चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। क्या अच्छे से एक बार समझेंगे। देखिए मूर्ति कला और चित्रकला दोनों के बारे में जानेंगे एक एक करके, और अच्छे से जानेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, मेटल और स्टोन दोनों से मूर्ति का निर्माण होता था। मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में किससे होता था, धातु और पत्थर दोनों से होता था। अब आगे देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति बनती थी, जैन धर्म से संबंधित मूर्ति, और ब्राह्मण, तीनों धर्म से संबंधित मूर्ति बनता था गुप्त काल में। स्टोन और किसका, मेटल का यूज होता था। बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित और ब्राह्मण धर्म, तीनों धर्म से संबंधित मूर्ति बनता था यहाँ पर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेंटिंग के बारे में देखते हैं। यह है केव पेंटिंग, मतलब क्या, गुफा में चित्रकारी होता था। अजंता का गुफा महाराष्ट्र में, ये सब वीवीआई पॉइंट है। केव नंबर 16-17 गुप्त काल में निर्मित है। कब, 16-17। और बाघ का गुफा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बाघ का गुफा है ना, वो कब निर्मित है, गुप्त काल में ही, गुप्तों के द्वारा ही बनाया गया था। उम्मीद है कि ये सारे चीज आप बहुत अच्छे से समझ रहे होइएगा, और आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा। सबसे बड़ा चीज है कि आपको अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा, और आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना होगा, और उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, और ईमानदारी से करना होगा। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। हर एक, ये जो सीरीज चल रहा है ना, हर एक एग्जाम को ध्यान में रख के चल रहा है।
चाहे वो लोअर लेवल का हो या अपर लेवल, किसी भी एग्जाम के लिए ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। आप लोग जुड़िए, अच्छे से समझिए सब्जेक्ट को, अवेयर होइए सब्जेक्ट को लेकर, जिससे क्या होगा, आपके ज्ञान का क्या होगा, विकास होगा, विजडम बढ़ेगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि ये शक्ति बहुत दूर तक बढ़े आपका। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे क्वेश्चन आ गया। बोले थे ना हम जो बोलते हैं वही करते हैं। क्या बोले थे ना कि क्वेश्चन चलने लगेगा, तो आने लगा कि नहीं आने लगा। डेली आप लोग को क्वेश्चन मिल रहा है और आप लोग उम्मीद है कि समझ भी होइएगा। क्वेश्चन क्या है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकलते हैं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बता देना है कि कहाँ निकलते हैं। अब आगे देखिए, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की, ये भी बताना है आपको। चारों ऑप्शन दिया हुआ है। आगे क्या है देखिए, पश्चिम भारत के डीके के करवे के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी जानते हैं, किसके संदर्भ में आता है। पश्चिमी भारत के डीके करवे का नाम किस संदर्भ में आता है, ये भी देखना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको समझ के बनाना है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी से क्या करना है, मिलान कर देना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से, और पीपीटी में तो मिल ही जाएगा, वहां से आप लोग लेके टेलीग्राम, आप लोग मैक्सिमम लोग टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां से हर एक टाइप का हर एक चीज वहां पर जा रहा है, जिससे क्या होगा ना, ये व्हाट्सएप जो नंबर है ना 9525648181, वही टेलीग्राम नंबर भी है, उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और क्या होगा कि पीडीएफ पीपीटी वगैरह सारा वहां पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज में नहीं कराया गया था। ये सारा क्वेश्चन है और इनको अच्छे से देख लेना है और आंसर करना है। धीरे धीरे 4 5 6 10 20 ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे आप लोग के लिए। क्वेश्चन का पैटर्न भी बदलेगा, चेंज भी बदलते जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और अपना आत्मविश्वास जगाइए, अपने आप को जगाइए, क्योंकि आपको आपके अलावा कोई जगा नहीं सकता। जब तक आप कोशिश ना करेंगे बिल्कुल नहीं जगेंगे। इसलिए आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा अगर सक्सेस होना है। तो सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, सोचने के तरीका को बदलना है, और पढ़ाई का क्या पैटर्न है उसको समझना है। जिस दिन आप वो समझ जाइएगा ना, बहुत आसान है, पढ़ना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। बस माइंडसेट ओपन करना है, दिमाग को खोलना है। और आगे क्या करना है वो आपको पता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों कर दीजिएगा, जिससे चैनल प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे क्या होगा, उनको फ़ायदा होगा, अच्छा चीज़ मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।